हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज गुप्ता और मैं फिर से आपके सामने अपनी सीरीज का नया लेक्चर लेके आया हूं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपके सारे क्वेश्चन को इतने तरीके से अरेंज कर दूंगा ताकि आपको जगह-जगह नोट्सों की ज़रूरत ना पड़े। और मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा दूं कि पहली वीडियो मैंने बनाई थी सिर्फ क्वेश्चंस क्वेश्चंस की, जिसमें मैंने सारे क्वेश्चंस को तरीके से अरेंज कर दिया था। अब फिर मैंने कहा था कि आने वाली हर वीडियो मैं एक वीडियो में सिर्फ एक आंसर एक्सप्लेन करूंगा। मैंने पहले जो वीडियो बनाई थी उसका साइज शायद थोड़ा-सा बड़ा हो गया था। कुछ बच्चों के कमेंट आए कि सर थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि आंसर को थोड़े छोटे में कंप्लीट कर दो। तो मैंने क्या किया, पहले उस आंसर को एक पेपर पे लिख डाला ताकि मैं आपको आसानी से समझा सकूं और छोटे में वीडियो को कंप्लीट किया जा सके। आपने इससे पहले वाली मेरी वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से देख डालिएगा ताकि आपको सारे क्वेश्चन आंसर सीरीज में मिल सके। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जल्दी से आप मेरी वीडियो देखना स्टार्ट कीजिएगा। और इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर डालिएगा, ठीक है? तो मैं अपनी आंसर सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि आंसर में सबसे पहला आंसर मेरा था आंसर 1। ये लिखिएगा, आंसर 1 सबसे पहले हमारा ये हुआ था, इसकी एक वीडियो थी। आंसर 2 ये था, आंसर 3 ये है। मैं इन क्वेश्चनों के साथ और इसलिए लगा के देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन ऐसे पूछे चाहे ऐसे पूछे। आज की वीडियो होने वाली है किसके ऊपर? ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, जिसके अंदर मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सारा काम बताने जा रहा हूं। देखिएगा, आप ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं। अगर आप बात करें, हमारा कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ एक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर होता है। और अगर हार्डवेयर के ऊपर कुछ भी काम करना है तो जब तक सॉफ्टवेयर नहीं होगा, हार्डवेयर कोई काम नहीं करेगा। और सॉफ्टवेयर, आप एक मोबाइल को ले लीजिएगा, अगर आपके मोबाइल में कोई सॉफ्टवेयर ना हो तो वो मोबाइल कोई काम नहीं करेगा। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, जो सॉफ्टवेयर आप कंप्यूटर में यूज करते हो उसी सॉफ्टवेयर को ही क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑफ कोर्स, क्योंकि वही सॉफ्टवेयर ही तो है जो उस हार्डवेयर को ऑपरेट करने का काम कर रहा है। इसीलिए इस सॉफ्टवेयर को कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। आप बात करो, ये डायग्राम तो आपको स्कूल में भी पढ़ाया जाता था। यूजर है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर वो होता है जो यूजर से डाटा लेके हार्डवेयर तक पहुंचाता है और हार्डवेयर से डाटा लेके यूजर तक पहुंचाता है। देखिए बच्चों, मैंने इसको इसलिए लिखा है पहले ताकि आपको वीडियो छोटे में कंप्लीट करी जा सके। अब क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम तो है, लेकिन सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं? बच्चों, मैंने सॉफ्टवेयर बताई 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 सिस्टम सॉफ्टवेयर, नंबर 2 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जरा मैं यहाँ समझा दूं आपको कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा होता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा होता है। बेटा देखिएगा, आपका एक कंप्यूटर है, आपका कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ एक हार्डवेयर होता है। बच्चों, आप अपने कंप्यूटर को जब ऑन करते हो तो उसके अंदर सबसे पहले हमारी क्या स्टार्ट होती है? विंडो। विंडो के बाद आप उसके ऊपर कुछ भी सॉफ्टवेयर डाल सकते हो। जैसे आपने क्या डाला? एमएस पेंट। जैसे आपने क्या डाला? इसके ऊपर टैली। जैसे आपने इस पे क्या डाला? एक्सेल। आप जितने भी सॉफ्टवेयर डालते हो, हर एक सॉफ्टवेयर का कोई ना कोई काम है। जैसे भैया एमएस पेंट से आप पेंटिंग करोगे, टैली से आप अकाउंटिंग करोगे, हर एक सॉफ्टवेयर का कोई काम है। हर एक सॉफ्टवेयर जो आप अलग से डालते हो उन्हें कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्योंकि हर एक सॉफ्टवेयर की कोई ना कोई एप्लीकेशन है। जैसे ये पेंट की एप्लीकेशन है, ये अकाउंटिंग की एप्लीकेशन है। लेकिन जो विंडो है, विंडो का काम है इन सबको क्या करना? मैनेज करना। इसीलिए विंडो को कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये पूरे के पूरे सिस्टम को मैनेज करता है। एक तरीके से आप ये कह सकते हो, विंडो सॉफ्टवेयर तो सिस्टम सॉफ्टवेयर तो होता है एक, और इसके अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं कई सारे। और सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम है इन सारे के सारे सॉफ्टवेयर को मैनेज करना। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं, जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है उसी को क्या कहा जाता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। जब आपको ना यूजर, जब आप कोई भी वैल्यू इनपुट कराते हो तो आपकी वैल्यू पहले किसके पास जाएगी? सॉफ्टवेयर के पास। सॉफ्टवेयर से वो वैल्यू किसके पास जाएगी? हार्डवेयर के पास। ऐसे ही कल को वैल्यू निकालोगे तो हार्डवेयर से वैल्यू पहले किसके पास आएगी? सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर से यूजर के पास। तो बच्चों, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर है। देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है बच्चों? आर्किटेक्चर है।
आर्किटेक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अंदर क्या है, ये बताया गया है कि सबसे अंदर होता है हार्डवेयर। हार्डवेयर के ऊपर कौन होता है बेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके ऊपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एग्जांपल, आपने एमएस वर्ड ओपन किया, यूजर कभी भी डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट नहीं होता। यूजर जो भी डाटा डालेगा, पहले उसका डाटा किसके पास जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के पास, वहां से ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, और वहां से हार्डवेयर के पास। अगर कल को डाटा निकालेगा तो भी ऐसे ही जाएगा। बच्चों, ऑपरेटिंग सिस्टम का डायग्राम जरूर बना के आना। ये मैंने जो आपको समझाया है ना बेटा, यहाँ पे ये बहुत अच्छी से लिखा है, बहुत मेहनत हुई है इसके पीछे। ये आप यूं का यूं क्वेश्चन उतार के आ सकते हो। इसके अंदर आपका ये भी कवर हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स भी कवर कर दी है, और इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन भी कवर कर दिए गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम जल्दी से, इसको देखिएगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मेमोरी वो होती है जहाँ पे जाके हमारा डाटा क्या होता है, सेव होता है। और मेमोरी हमारी दो तरह की होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी मैंने वो बताई थी जहाँ पे हमारा सारा का सारा डाटा सेव होता है। बेटा, अगर इसके बारे में डिटेल चाहिए तो पिछली वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छे से समझा रखा है मैंने आपको। अगर प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो ये वो मेमोरी होती है जहाँ पे हमारा सारा का सारा डाटा क्या होता है बच्चों, रन होता है। बेटा, अगर ये देख लीजिए एग्जाम्पल, आप अपना कुछ भी डाटा रन करवाते हो, मैं यहाँ डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। ये लीजिएगा, ये है आपकी सेकेंडरी मेमोरी, और ये है बेटा आपकी कौन सी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। जो भी डाटा सेव करोगे यहाँ होगा, और जो भी डाटा रन करोगे वो आपका कौन सी मेमोरी में जाके रन होगा, प्राइमरी मेमोरी में। लेकिन ये बात ध्यान रखना, प्राइमरी मेमोरी का साइज बहुत छोटा होता है, और उसमें उतना ही डाटा आ सकता है जितना उसका साइज है। जब तुम लोग कंप्यूटर ओपन करते हो तो सबसे पहले कंप्यूटर में क्या आती है, विंडो ओपन होती है। विंडो यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि जैसे ही कंप्यूटर ऑन करोगे, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम किसके अंदर आ जाएगा, प्राइमरी मेमोरी के अंदर आ जाएगा। ये लिखिएगा लाइक दिस। जैसे ही तुमने कंप्यूटर ओपन किया तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंडरी मेमोरी से उठ के किस में आ गया था, प्राइमरी मेमोरी में आ गया था। लेकिन आपको बता दूं, ऑपरेटिंग सिस्टम को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी यूजर। अगर आप बात करो, मैं एक एग्जांपल देता हूं फोन का। आपने पुराने फोन चलाए होंगे, नोकिया 1100 वगैरह। उसमें क्या होता था, आप एक बार में सिर्फ कितना काम कर पाते थे, एक काम। अगर दूसरा काम करना है तो पहले वाला बंद करना होता था, उसे कहते थे सिंगल यूजर। लेकिन आजकल क्या है, आप एक ही बार में क्या कर सकते हो, सॉन्ग भी चला रखे हैं, गेम भी खेल रहे हो, कई काम कर रहे हो, तो वो आपका कौन सा यूजर होता है बेटा, मल्टी यूजर। सिंगल यूजर में आप एक बार में सिर्फ कितनी प्रोसेस रन कर पाते थे, एक। लेकिन मल्टी यूजर में आप एक बार में कितनी प्रोसेस रन कर सकते हो, एक से ज्यादा प्रोसेस रन कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूं, प्रोसेस एक से ज्यादा है, लेकिन काम करने के लिए सीपीयू सिर्फ कितना होता है, एक। और उस एक सीपीयू का काम है इन सब प्रोसेस को मैनेज करना, और मैनेज करने का काम वो किससे करवाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है बहुत कुछ, जितनी भी प्रोसेस होती है उनको मैनेज करना। ठीक है बेटा, तो आप इतना लिखने के बाद अब आगे आओगे। ये तो बता दिया ऑपरेटिंग सिस्टम दो कैटेगरी में डिवाइड है, सिंगल यूजर में एंड मल्टी यूजर में डिवाइड है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका ये डायग्राम से बताया जा रहा है कि कितने टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। देख सकते हैं बेटा, यहाँ आपसे क्या पूछे गए हैं, वेरियस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पूछे गए हैं। ये देखिएगा, तो यहाँ पे मैंने सारी की सारी टाइप्स डिफाइन कर दी। ये रही सिंगल यूजर, मल्टी यूजर। सिंगल यूजर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर में दो आते हैं, कंकरेंट, पैरेलल। ये कंकरेंट की टाइप है, और ये किसकी टाइप है, पैरेलल की। अब मैं फटाफट से इनको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसका क्या काम है, इसका क्या काम है, इसका क्या काम है, इसका क्या काम है। देख सकते हैं आप बेटा। अब देखिएगा, सबसे पहले बेटा मेरा कौन सा आ रहा है यहाँ पे आगे, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है बेटा, यहाँ देखिएगा, बैच। बैच का क्या मतलब है, पहली बात ये किसके अंडर में आता है, सिंगल यूजर। और सिंगल यूजर ये कहता था कि एक बार में सिर्फ कितनी प्रोसेस रन हो सकती है, एक। जो भी प्रोसेस रन होती है वो कहाँ रन होती है, प्राइमरी मेमोरी में। मान लीजिएगा आपने प्रिंटर यूज किया, प्रिंटर में आपने कितनी कमांड दे दी, 5 कमांड दे दी, 5। लेकिन एक बार में प्रिंट आउट किसका निकलेगा, एक का। तो वो क्या करेगा, उन सारी की सारी कमांड को लाइन में लगा देगा, मतलब उनका क्या बना देगा, एक बैच बना देगा। ठीक है, और पहले एक कमांड को चलाएगा, फिर दूसरी को चलाएगा, लेकिन रन एक बार में कितनी होगी, सिर्फ एक। किसकी वजह से, सिंगल यूजर की वजह से।
तो अगर आपसे कोई पूछा जाए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये आपकी सारी की सारी कमांड्स को लाइन में लगा देता है और एक-एक करके एग्जीक्यूट कर देता है। उसे कहा जाता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि आपका पहला ऑपरेटिंग सिस्टम हो चुका है। ठीक है? और सिंगल यूज़र आई तो आप पेपर में ये वाला डायग्राम बना के दिखा दीजिएगा। अब दूसरी बात करते हैं बेटा किसकी? मल्टी यूज़र की। मल्टी यूज़र वो होता है जहाँ एक बार में कितनी प्रोसेस रन कराई जा सकती है, एक से ज़्यादा। तो इसके अंदर 2 टाइप के होते हैं, कंकरेंट और पैरेलल। बेटा मैं बहुत अच्छे से समझाता हूँ ना, कंकरेंट और पैरेलल दोनों को समझाता हूँ, देखिएगा। ये कंकरेंट है और ये बेटा आपका कौन-सा है? पैरेलल है। आते दोनों किसके अंडर में है बेटा? मल्टी यूज़र के अंडर में आते हैं। देखिएगा, मल्टी यूज़र का मतलब इसके अंदर आप एक बार में कितनी प्रोसेस रन कर सकते हो, एक से ज़्यादा। लेकिन बेटा मैं आपको ये बता दूँ, काम करने के लिए सीपीयू सिर्फ कितना होगा? एक होगा और वही इन सबको मैनेज करेगा। और पैरेलल में बात करो आप, क्या होगा? प्रोसेस तो होंगी एक से ज़्यादा, लेकिन जितनी प्रोसेस हैं, उतने ही आपके क्या होंगे? सीपीयू होंगे। सीपीयू 1, सीपीयू 2, सीपीयू 3, सीपीयू 4 और हर एक सीपीयू अपनी-अपनी प्रोसेस को रन करेगा। वंस अगेन है यहाँ पे भी एक से ज़्यादा काम हो रहा है और है यहाँ पे भी एक से ज़्यादा काम, पर यहाँ काम करवा रहा है एक बंदा और यहाँ काम करवा रहे हैं एक से ज़्यादा। जब एक सीपीयू हो और प्रोसेस एक से ज़्यादा हो, तो होता है कंकरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। जब जितनी प्रोसेस उतने ही सीपीयू हो, तो उसे कहते हैं पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम। मेरे बच्चों, बहुत अच्छे से आप इसको डिफाइन कर सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो अगर मैं बात करूं, कंकरेंट के अंडर में फर्दर 3 टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, टाइम शेयरिंग, मल्टीथ्रेडिंग, मल्टीटास्किंग। पैरेलल में कौन सा आता है? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब फटाफट से 5 मिनट लूंगा मैं, इनको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। सबसे पहले बेटा कौन सा? टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग कौन सा है देखिएगा, पहली बार ये किसके अंडर में आता है? कंकरेंट के अंडर में। कौन सा बेटा? टाइम शेयर। अगर आपसे पूछा जाए टाइम शेयरिंग क्या है, ये देखिए बेटा, एक सीपीयू है और प्रोसेस कितनी है? एक से ज्यादा। आपको सर एक सीपीयू क्यों है? क्योंकि बेटा ये किसके अंडर में आता है? कंकरेंट के अंडर में आता है। बेटा थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी, वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। देखिएगा, अब एक एग्जांपल मान के चलो, एक घर पे एक मैडम ट्यूशन पढ़ाती है और उसने अपने पास काफी सारे बच्चों को बिठा रखा है, जैसे सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास। वो मैडम पढ़ाने वाली एक है, तो वो मैडम तो काम कर रही है सीपीयू की तरह और वो सारे बच्चे क्या हो गए हैं? प्रोसेस। अब मैडम एक बार में सभी को तो पढ़ा नहीं सकती, तो वो मैडम क्या करेगी? एक बच्चे को काम करवा देगी और काम करने के लिए दे देगी, दूसरे बच्चे को भी फिर काम करा देगी और कह देगी बेटा तू अपना काम कर, इतने वो अगले पे आ जाएगी। वो थोड़ा थोड़ा टाइम डिवाइड करती चलेगी। इसी को कहते हैं कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम? टाइम शेयरिंग। जब सम के बीच में थोड़ा थोड़ा टाइम डिवाइड कर दिया जाता है, तो बेटा वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ओके बेटा, अगली बात की जाए, सेकेंड बात, ये किसके अंदर में आते हैं बेटा? मल्टी थ्रेडिंग। ये देखिएगा, एक है मल्टी थ्रेडिंग और एक कौन सा बेटा? मल्टी टास्किंग। दोनों में फर्क क्या है? पहली बात, दोनों किसके अंडर में आते हैं बेटा? कंकरेंट के अंडर में आते हैं। तो दोनों के अंदर क्या होगा? एक सीपीयू, प्रोसेस कितनी होगी? एक से ज्यादा। यहाँ पे भी क्या होगा? एक सीपीयू, प्रोसेस कितनी होगी? एक से ज्यादा। पर यहाँ क्या होगा? देखो गौर से, आपको बता दो, ये है थ्रेड और ये है टास्क। दोनों में फर्क सुनो बेटा, थ्रेड होता है किसी चीज का हिस्सा, पार्ट, और टास्क होता है एक अलग काम। जैसे आप मेरे को 3 अलग अलग काम दे दो, 3 अलग अलग काम, काम करने वाला मैं एक हूं, तो वो तो हो गया मल्टीटास्किंग। अगर आप मुझे कहो सर एक बड़ा काम है, तो मैं उस काम को, बड़े काम को छोटे छोटे पीसीस में तोड़ लूंगा। देखो ये सब एक ही काम के हिस्से हैं,
ये सब एक ही चीज के पार्ट है, तो वो हो गया मल्टी थ्रेडिंग। देखने में दोनों सेम लगेंगे, लेकिन दोनों का डिफरेंस क्या है? ये सभी के सभी एक ही चीज, ये सभी के सभी अलग अलग हैं, और ये सभी एक ही चीज के हिस्से हैं। जब अलग अलग हिस्से किए जाते हैं तो मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं। और जब अलग अलग चीज को किया जाता है, जैसे एग्जाम्पल, मेरे को 3 काम दे दिए, आप मोबाइल में गेम खेल रहे हो, एक गेम चला रहे हो, एक गाने चला रहे हो, तो वो क्या है? मल्टीटास्किंग, क्योंकि सारे काम अलग अलग हैं। दूसरा, एक गेम खेल रही हो, एक गेम में मान लो 5 कार भाग रही हैं, हर एक कार को क्या कहा जाएगा? थ्रेड, वो मल्टी थ्रेडिंग होती है। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है बच्चों? मान के चलो मेरे पास काम करने के लिए मेरे पास कोई 5 काम है अलग अलग, और करने के लिए 5 ही बंदे हैं। बेटा डिस्ट्रीब्यूटेड किसके अंडर में आता है? पैरेलल के अंडर में। तो मैंने क्या किया, 5 बंदे हैं, CPU 1, CPU 2, CPU 3, CPU 4, 4 बंदे मान लिए। तो मैंने अपने चारों काम को अलग अलग बंदों को सौंप दिया। मतलब जैसे मान लीजिए ना, घर में कोई फंक्शन है, तो सब बंदों को अलग अलग काम दे दिया गया, भाई तू ये संभाल, तू ये संभाल। जब ऐसे अलग अलग काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, तो उसे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। बच्चों थोड़ा जल्दबाजी की वजह से हमने इसको थोड़ा शॉर्ट में कंप्लीट कर दिया है, तो ये डायग्राम बनाना और इसको अच्छे से क्या कर देना, एक्सप्लेन कर देना। ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन हो गया है। अब इसके नीचे एक चीज और पूछ ली जाती है छोटी सी, क्या? कि भैया ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या बताओ? फंक्शन बताओ। फंक्शन क्या बताने हैं बेटा? मैं आपको बताऊं, मैंने आपको यहाँ एक चीज बताई थी कि सिंगल यूजर, मल्टी यूजर। सिंगल यूजर में तो एक बार में कितनी प्रोसेस रन होती थी? खाली एक। और काम करने के लिए सीपीयू भी कितना होता था? खाली एक। तो एक बंदा एक ही काम करेगा तो मैनेजमेंट की कोई जरूरत नहीं होती थी। लेकिन जब एक बार में एक बंदा कई सारे काम करता है, तो जैसे मल्टी यूजर में एक बार में एक बंदा कई सारी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है, तो मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। और जो जो मैनेजमेंट वो करता है, वो उसके क्या कहलाते हैं बच्चों? फंक्शंस कहलाते हैं। तो अब इसके फंक्शंस की अगर मैं बात करूं, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन कौन कौन से हैं? नंबर 1, मेमोरी मैनेजमेंट। हेलो, हाँ जी बच्चों, तो इसके फंक्शन की बात चल रही थी कि पहला इसका फंक्शन कौन सा है बेटा? मेमोरी मैनेजमेंट। तुम कहोगे सर मेमोरी मैनेजमेंट की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी क्योंकि एक बार में अगर आप काफी सारी प्रोसेस रन करोगे, प्राइमरी मेमोरी छोटी सी है, प्रोसेस होगी काफी सारी, तो उनको मैनेज करना पड़ता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा? मेमोरी मैनेजमेंट कहा जाएगा। ठीक है, तो इसका एक फंक्शन है मेमोरी मैनेजमेंट। दूसरा क्या है? सीपीयू मैनेजमेंट, या सीपीयू की जगह क्या कह सकते हो? प्रोसेस मैनेजमेंट। क्यों बेटा? अब देखो प्रोसेस काफी सारी है, सीपीयू सिर्फ कितना है? एक। अब एक सीपीयू, जैसे मैं बढ़ा रहा हूं, मेरे पास 5 बंदे अपनी प्रॉब्लम लेके आ जाते हैं, तो मैं उनमें से एक बार में सिर्फ किसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊंगा? एक की। तो वो सीपीयू के लिए प्रोसेस मैनेजमेंट करनी पड़ती है। नंबर 3, डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट, जैसे मान लो एक प्रिंटर है, इस प्रिंटर के पास एक बार में 10 कमांड आ गई, लेकिन प्रिंटर एक बार में किसकी कमांड निकाल पाएगा? एक। तो वो मैनेजमेंट करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको कहते हैं डिवाइस मैनेजमेंट। नंबर 4, एरर मैनेजमेंट। तो ये सारे काम ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं। तो बच्चों इस वीडियो को आज मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, और मैं चाहूँगा कि अगर किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे बता सकता है, बेटा मैसेज में डाल दीजिएगा। लेकिन इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट में कंप्लीट करने के लिए मुझे जल्दी जल्दी पढ़ाना पड़ रहा है, तो आशा है आपको समझ में आया होगा। तो जल्दी ही हम अपने नई वीडियो में मिलते हैं, और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।